नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें हम आपके बहुत सारे सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रहे हैं उसका डिस्कशन करने के लिए ये पूरा का पूरा पैनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस होते हैं और वे क्वेश्चन और भी अदर स्टूडेंट्स के भी होते हैं। तो एक ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो ज़्यादातर बच्चों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर जानने होते हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे साथ जो हमारी टीम है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी टीम आपके सारे सवालों का आंसर करने वाली। तो हम चलेंगे एक एक करके, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और वे सारे क्वेश्चंस जो आपने वीडियोस में कमेंट के माध्यम से पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आंसर किए जाएंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर हमारी पहली एजुकेटर सारिका मैम, जिनसे जानेंगे आप सभी के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन। सारिका मैम, बच्चों को जानना यह है सबसे पहले कि सीएचएसएल के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जनरली क्या होनी चाहिए। जी सर, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कब से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपकी एज 18 से 27 तक की है तब आप आसानी से फॉर्म सीएचएसएल को भर सकते हो। इसके अलावा आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, आपकी कैटेगरी क्या है ये डिपेंड करता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए 10+2 मतलब आप अगर 12th क्वालिफाई है, 12th एग्ज़ाम आप पास कर चुके हो, तब आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो अगर आप 18 से 27 तक की आपकी एज है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 27 साल के हो गए हैं या फिर क्या चीज़ें रहेंगी, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है इस पर। तो इतना जो है आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही मैम ने बताया कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और सबसे प्लस पॉइंट मैडम ने यह भी बता दिया कि उसमें रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। दूसरा सवाल मेरा है प्रमोद सर से। प्रमोद सर, बच्चे लोग के लिए एक और सवाल होता है कि सर मैं 12th में अभी अपियरिंग हूँ, मेरा एग्ज़ाम होना बाकी है, तो क्या मैं 12th अपियरिंग हूँ तो एग्ज़ाम सीएचएसएल के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या नहीं? सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं आपसे बात करूं, अभी सारिका मैम ने आपको बताया कि आपको 12th पास होना इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 12th पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी एज 18 से लेकर 27 के बीच में होना भी ज़रूरी है। अगर आप 18 से 27 के बीच में नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 12th पास हैं और आप 18 के भी नहीं हैं तब भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको 18 का होना ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद सर, बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। मेरा तीसरा सवाल है बच्चों की तरफ से शिल्पी मैम से। शिल्पी मैम, बच्चे ये जानना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या इसके लिए कोई पर्टिकुलर ही स्टूडेंट होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए? तो आपका क्या कहना है इसमें? तो सर, जैसा आपका क्वेश्चन है, जैसा बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आर्ट का भी बच्चा है, साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, अगर स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर रखा है तो बिल्कुल वो फॉर्म भरने लायक है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। थैंक यू मैम, बच्चों का डाउट क्लियर करने के लिए। अब मेरा अगला सवाल है बच्चों की तरफ से शिवम सर से। शिवम सर, ज़्यादातर बच्चों का एक सवाल होता है कि अगर हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद हमारी कहाँ पे जॉब लगेगी, क्या हमारी पोस्ट होगी, तो सीएचएसएल के लिए पोस्ट क्या मिलती है, इसके बारे में बच्चों को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन संदीप सर आपने पूछा है, क्योंकि जब बच्चे सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने का सोचते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि यार जब मैं एग्जाम क्रैक करूंगा तो मेरी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी मिनिस्ट्री में ही होती है। और कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो उसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ आता है। इसके अलावा जीएसए पे पोस्टिंग होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एलडीसी, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, उस पर भी पोस्टिंग होती है। इससे पहले से इसमें पोस्टल असिस्टेंट की भी वैकेंसी होती थी, लेकिन इस बार नहीं है, जो कि इस बार सीजीएल वाले एग्जाम के साथ उन्होंने अटैच कर दी है। तो ये मेनली जो पोस्ट हैं जिनके थ्रू बच्चा जा सकता है, या मैं कहूँ कि इस पर वो क्या कर सकता है, पोस्ट हो सकता है। थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच बच्चों के ये डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों की कि आखिर हम फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, सीएचएसएल एसएससी के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन भाई हमारी नौकरी लगेगी कहाँ से, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे लगेगी, क्या पोस्ट है, उस सारी चीज़ें आई थिंक सब आप बच्चों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है और ये क्वेश्चन का आंसर हम जानना चाहेंगे सारिका मैम से। सारिका मैम, बच्चे लोग एक चीज़ ये ज़्यादातर पूछते रहते हैं कि सीएचएसएल की तैयारी के लिए
कम से कम कितना समय होना चाहिए कि हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए? मतलब उसमें कहीं से भी ये ना लगे कि यार मेरी प्रिपरेशन का कम समय होने की वजह से अधूरी रह पाई। तो मिनिमम कितना टाइम बच्चों को? तो सर CHSL की एग्ज़ाम की बात करें या और भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे पूरी तरीके से CHSL के एग्ज़ाम के लिए। तो 2 से 3 महीने सफिशिएंट हैं CHSL के एग्ज़ाम के लिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि प्रिपरेशन, महीने तो मिल गए हैं, टाइम तो मिल गया है, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। इसमें आपको प्रॉपर नोट्स का मतलब यही है कि थ्योरी सेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इसी में ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सेल्फ स्टडी, रिवीजन आप कितनी बार अपने सिलेबस को कर रहे हो। तो अगर 2 से 3 महीने अगर आप इतना टाइम दे रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए कि प्रॉपर क्लासेस आप ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बना रहे हो, तो 2 से 3 महीने सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छे स्कोर्स के साथ में आप क्वालिफाई एग्जाम करोगे। एग्जैक्टली और सारिका मैम की इस पॉइंट पे थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स और मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो मैम ने भी आपसे कहा कि 2 से 3 महीने का समय चाहिए होता है CHSL की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, ये 2 से 3 महीने आपके लिए सफिशिएंट होते हैं तब जब आपने अपनी 12th तक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से पहले भी कर रखी होगी। क्योंकि जब कभी भी स्टूडेंट्स अगर 12th तक ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ उसने पढ़ाई करी है, तो जाहिर सी बात है वो अब उसको केवल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढालना है। बस कुछ चीज़ें और पढ़नी है जो वो अपनी इन 2 से 3 महीने में कवर कर लेगा और उस पैटर्न पे प्रैक्टिस करके एग्जाम को क्रैक कर लेगा। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 महीने का जो टाइम है, इसीलिए SSC हमेशा जब कभी भी नोटिफिकेशन निकालता है तो वो 2 से 3 महीने पहले ही निकालता है और फिर वो प्रीलिम्स लेता है और उसके बाद फिर वो मेंस का एग्जाम लेता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे और बात करेंगे प्रमोद सर से बच्चों के अगले सवाल पे। प्रमोद सर, बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHSL के न्यू पैटर्न, क्योंकि अभी नया पैटर्न चेंज हो गया है, पहले केवल प्रीलिम्स होता था, फिर डिस्क्रिप्टिव दे के बाकी चीज़ें हो जाती थी, बट अभी जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न की तैयारी किस तरीके से करी जा सकती है? तो सर सबसे पहली चीज़ तो पहली बार SSC ने चेंज किया है। पहले SSC CGL में चेंज किया, फिर SSC GD में चेंज किया और एक्सपेक्टेड था कि CHSL में भी चेंज होगा, जो कि हुआ। पहले क्या होता था कि CHSL में हमारे पास क्या होता था, Tier 2 डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार उसने क्या किया, जैसे CGL की बात होती है, CGL में प्री और मेंस दोनों हो रहा था और सेम पैटर्न पे उन्होंने क्या कर दिया, CHSL को डाल दिया। तो लोगों का कहना ये हो गया, सर ये क्या मिनी CGL है? तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो 12th लेवल का एग्जाम है, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो लेवल जो होगा वो CGL से कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब पैटर्न चेंज हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, सबके लिए पैटर्न चेंज हुआ है, केवल आपके लिए नहीं चेंज हुआ है, सभी के लिए। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सभी के लिए पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज हुआ क्या, तो Tier 2 पे जब हम आए तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल गए। तो पहले प्री हमारे पास क्या होता था, प्री के नंबर जुड़ते थे। अब सीन ये हो रखा है कि प्री हो गया है क्वालिफाइंग नेचर का। जब प्री क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, मतलब प्री में ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे और मेंस में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। तो भाई सभी के लिए चेंज हुआ है। तो पैटर्न जब चेंज हुआ है तो ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, ठीक। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया, प्रमोद सर ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और सबसे अच्छी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो भी पैटर्न है वो केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो CHSL का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो कुछ भी है, जैसा भी वहाँ पर पेपर आने वाला है, डिफिकल्ट होगा या ईजी होगा, वो हर एक स्टूडेंट के लिए है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट आपने बताया कि बच्चों को डरना नहीं है कि कैसा आ रहा है पेपर, तो आपको लगे कि अब इस पैटर्न की तैयारी आप कैसे करोगे, तो वो टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बिल्कुल। तैयारी की बात है तो तैयारी हमेशा याद रखिएगा मेंस की होती है, ठीक। प्री तो सभी क्वालिफाई करते हैं, तो तैयारी आपको अभी से करनी है मेंस की। आप प्री के साथ मेंस की तैयारी भी कीजिए, सिलेबस पूरा सेम है, बस सीन ये है कि आपको मेंस का भी अब क्या करना होगा, मॉक देना पड़ेगा, ठीक है। प्री का तो देना ही देना है, साथ में आपको मेंस का भी देना होगा, तभी आप क्या करोगे, 2 कदम आगे बढ़ोगे। प्रमोद सर ने बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पर कि जो भी एग्जाम का पैटर्न है,
जो भी चेंज हुआ है वो किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि वो सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जब पैटर्न चेंज हुआ है सारे स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर इजी हो या डिफिकल्ट हो, आपकी जैसी भी प्रिपरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको भी वैसे ही परफॉर्म करने को मिलेगा। और एक और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने की है कि जैसा कि प्रीलिम क्वालिफाइंग हो गया और मेंस में यहाँ पर सारी के सारी जो कट ऑफ बननी है वो मेंस के अकॉर्डिंग बननी है सर। तो अगर बच्चा यहाँ पर प्रीलिम पर ही केवल फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा मेंस को क्रैक करना। तो इसलिए बच्चों को अपनी पूरी प्रिपरेशन मेंस पर फोकस्ड होकर करना है, क्योंकि प्रीलिम और मेंस दोनों का सिलेबस अब सेम ही हो गया, बस डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगा। तो अगर आप मेंस पर फोकस्ड हो जाएंगे तो प्रीलिम आपका क्रैक होगा और साथ में आपके लिए मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए पूरा प्रीलिम वाला टाइम और मेंस के लिए मिला एक्स्ट्रा 2 से 2.5 महीने का टाइम, ये पूरा मिलेगा और मेंस भी आपका क्रैक होगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था सर बच्चों का और आपने इसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर भी किया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पी मैम से है, बच्चों का सवाल है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि CHSL में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GS। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में अब बच्चा किस माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करे और किसको प्रेफरेंस दे, किसको कैसे क्या करे, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चों आपको सब्जेक्ट में चारों ही सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट आपके प्री में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। तो सर इनको सारे ही सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना पड़ेगा। अगर ये किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं तो इनके अच्छे मार्क्स नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्री और मेंस दोनों में ही सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं, प्लस सर मेंस में कंप्यूटर भी ऐड हो गया है। तो इनको साथ साथ इन सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल, और बिल्कुल सही मैम ने यहाँ पे कहा, और ये बात बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब जो बच्चों का ये सवाल है कि किसको हम प्रेफरेंस दें किसको ना दें, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है कि अगर किसी पिता के 4 बेटे हैं तो किसको ज़्यादा प्यार करें किसको कम प्यार करें, पार्शियलिटी नहीं करना है। अगर चारों बेटे पिता का साथ उसके लास्ट तक देते हैं तो यहाँ पर आपको जब चारों सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी हैं तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। ध्यान आपको चारों सब्जेक्ट्स में बराबर देना है क्योंकि वो आपके लास्ट तक आपका सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू मैम, आपने ये बच्चों के डाउट्स क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम सर से। शिवम सर, बच्चे आपसे कुछ जानना चाहेंगे। एक चीज़ होता है जैसे बच्चे लोग प्रीलिम्स दे लिए फिर मेंस दे लिए, एक चीज़ आता है सर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को लेकर बच्चे को लगता है कि हम कब से स्टार्ट करें, जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तब से शुरू करें, प्रीलिम्स दे लें उसके बाद स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करें, या मेंस हो जाए उसके बाद स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करें। तो एक बहुत बड़ा ये कन्फ्यूज़न है बच्चे को कि आखिर स्किल टेस्ट की शुरुआत कब से करें और होता क्या है ये स्किल टेस्ट, दोनों के बारे में बच्चों को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप सर। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे CHSL एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे होंगे लगभग सारे ही बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन में देखते हो तो वहाँ पे स्किल टेस्ट भी दिया होता है, टाइपिंग टेस्ट भी दिया होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या स्किल टेस्ट अलग है, टाइपिंग टेस्ट अलग है, प्रिपरेशन कब से करना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्किल टेस्ट होता क्या है और टाइपिंग टेस्ट वही है या कुछ अलग है। तो आपको बता दूं कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे नोटिफिकेशन में तो ऑब्लिक करके आपको दिया होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास वैकेंसी होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी वैकेंसी होती है। तो जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जब बच्चे अप्लाई करते हैं, या ऐसे लोग, मैं कहूँ दूसरे शब्दों में कि जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो केवल उन्हीं बच्चों का जो है वो स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट और मैं या कहूँ टाइपिंग टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। उसमें क्या होगा, आपको एक पेपर दिया जाता है सर, उस पेपर पे एक मैटर लिखा होता है, उस मैटर को आपको टाइप करना होता है, और वहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन की स्पीड जो है वो होना चाहिए। यानी कि लगभग में अगर हम लोग कहें तो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे पेपर को देख के आपको टाइप करना है। लेकिन जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग होती है उसमें आपके पास जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी वहाँ पे आपको एक पैसेज दिया होगा और उस पैसेज को आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा। तो वहाँ पे आपको सामने स्क्रीन से टाइप करना है, वहाँ पे आपको पेपर से टाइप करना है। तो यहाँ स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। एक और सा डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ की जो स्किल टेस्ट या टाइपिंग होगी वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में होगी, मतलब केवल आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है।
लेकिन जो एलडीसी के लिए होगी उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप इंग्लिश के साथ जाना चाहते हो या फिर आप हिंदी के साथ। मतलब अगर आप हिंदी टाइपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए वहाँ पे जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट है। अब आते हैं सर आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि स्किल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो कब से करनी चाहिए। देखिए सारे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट को तैयार कर रहे होते हैं। वो मैथ्स भी पढ़ रहे होते हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग भी तैयार कर रहे होते हैं, जीएस भी तैयार कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली अब कंप्यूटर भी तैयार करेंगे क्योंकि वो हमारे मेंस का पार्ट होने वाला है। लेकिन अक्सर लोग टाइपिंग टेस्ट को भूल जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि सर अभी तो हम पहले प्री क्वालिफाई करते हैं, फिर टियर 2 क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर बाद में जब ये क्वालिफाई हो जाएगा तब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि मैंने ये देखा है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है कि 90% बच्चे ऐसे होते हैं सर जो बाहर हो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट से, क्योंकि उनकी टाइपिंग की प्रिपरेशन जो है वो पहले से नहीं हो रखी होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप CHSL के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जिस दिन से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी दिन से आपकी टाइपिंग की तैयारी भी होना चाहिए, क्योंकि आपको उसी दिन से मान लेना है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हो। अगर आप डेडिकेटेड होगे तो डेफिनेटली करोगे भी, तो आपको उसी दिन से टाइपिंग टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि तभी जो है वो आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। जो स्पीड मैंने आपको बोली है वो तभी आप जनरेट कर पाओगे जब आपके पास 3 से 4 महीने का जो समय मिलेगा प्री से लेकर मेंस तक का, उस ड्यूरेशन में आप, और ज़्यादा नहीं करना है आपको, केवल हाफ आवर अगर पर डे करोगे ना तो भी आ जाएगी। और इसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। तो बच्चे वो जानते ही हैं कि कैसे करना है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से करिए, बहुत सारी जगह पे होती है जहाँ पे टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 महीने आपको लेके चलना है, क्योंकि आप हाफ आवर ही ज़्यादातर दे पाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने तो पूरी तरीके से बच्चों का ये जो कन्फ्यूज़न था कि आखिर कब से शुरू करना है वो पूरी तरीके से अब दूर हो चुका है और अब बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। इवन अगर अभी तक शुरू नहीं किए होंगे तो अब वो आज से शुरू कर देने वाले हैं सर। मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक ऐसा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियो में सेम क्वेश्चन को कमेंट किया और इसका आंसर जानने की कोशिश करी। पूछा उन्होंने कि सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, और ये जो सवाल है ये है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये सवाल का आंसर मैं जानना चाहूंगा सारिका मैम आपसे कि आखिर टाइम को कैसे मैनेज करें। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो क्लासेस को देखने पर फोकस्ड हो जाता है तो रिवीजन नहीं कर पाता है, अगर वो रिवीजन करता है तो कोई ना कोई क्लासेस उसकी मिस हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को अगर करने बैठ जाता है तो कोई ना कोई सोशल मीडिया उसको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाता है। ये तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे इन चीज़ जो फालतू चीज़ें उनसे बचा जाए, और क्लासेस प्लस रिवीजन इन दोनों को कैसे वो मैनेज करके रेगुलर बेसिस पे काम कर सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सभी की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम सबसे छोटी सी चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि सभी को 24 आवर्स मिलते हैं और इन्हीं 24 आवर्स में कोई सेलेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग बिना सेलेक्ट हुए ऐसे ही रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को मैनेज करना। आप इसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो कि कुछ सेक्शन दे दिया कि इस टाइम पर हम थ्योरी अपनी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट अपने कवर करेंगे। कुछ टाइम 3 से 4 घंटे आपने दे दिए कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपकी रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो डेली आपको 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी का तो रखना ही है। कुछ टाइम आपके अदर एक्टिविटी के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि 24 आवर्स को आपको 3 से 4 स्लॉट में डिवाइड कीजिए। जो सब्जेक्ट आपके वीक है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जो आपके स्ट्रॉन्ग है उनको कम टाइम दे करके आप मॉक टेस्ट पेपर उन पर ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप सभी का टाइम अलग अलग होता है, किसी को कोई टाइम पसंद है पढ़ने के लिए, किसी को सुबह का टाइम, किसी को रात का टाइम। हम ये नहीं बोलेंगे सुबह उठ करके ही पढ़िए या रात में ही पढ़िए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए ये हम बोलेंगे, और टाइम को देखते हुए पढ़ाई कीजिए। हर एक मिनट की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कि इस दिन इस टाइम पर मैंने क्या किया है, वेस्ट तो नहीं किया है, और प्रोडक्टिव स्टडी कीजिए कि मैंने आज के दिन में कितना पढ़ाई कर लिया है और कल के दिन का मेरा शेड्यूल क्या रहेगा। तो यही सर हम कहना चाहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम की इस पॉइंट पे कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, जनरली होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट जब अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, क्लासेस देखना, सोशल मीडिया से भी कनेक्ट है, तो पढ़ाई के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होना स्टार्ट हो जाती है।
टाइम को मैनेज करना है, मतलब अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करने का मतलब है कि अगर आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लें कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आपका फोकस केवल उन्हीं चीज़ों पे रहेगा जिस चीज़ को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखा है। आपने कल जो करना है उसको एक दिन पहले आपने चेकलिस्ट बना ली। अब अगले दिन आपको पता है कि सुबह उठ के आपको ये चीज़ करनी है, पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद कहाँ पे किस समय आपको रिवीजन करना है, किस समय आपको प्रैक्टिस करनी है, कब कौन सी क्लास देखनी, वो सारी चीज़ें आपको पता है। जब आपका शाम हो तो अपने पूरे दिन की वो चेकलिस्ट आप टिक कर लीजिए कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और क्या क्या रह गया है। अगर कोई भी चीज़ रह गया जो आपका इंपॉर्टेंट था तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास सोने से पहले तक का टाइम अभी है। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैम ने ऐड किया वो वाकई बहुत ज़बरदस्त था कि एक स्टूडेंट जब कभी भी कुछ भी पढ़ना शुरू करता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लासेस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो फटाफट आते हैं, उनको अगर चीज़ें आती भी है तब भी वो लगता है उनको कि नहीं बस हमें आंसर करते जाना है और सारे लोगों के बीच में बस एक मेरी अच्छी रेपुटेशन हो जाएगी। बच्चों, जब एग्ज़ाम के लिए टाइम कम होता है ना, तो उस समय आपके लिए ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ आपको आती है और कौन सी चीज़ आपको नहीं आती। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्रॉड है, तो आप जब अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाते तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि इस टॉपिक पे आप बहुत स्ट्रांग है, ये आपके लिए एवरेज है और ये आपका पुअरेस्ट टॉपिक है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पुअर टॉपिक है आप उस पर काम कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम से पहले कुछ समय अभी है तो। और जिस पर आप 100% कॉन्फिडेंट है उसको आप वीकली रिवीजन पे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए दिन की डेली बेसिस पे आप क्लासेस देख रहे हैं जबकि वो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है। तो इस टाइप से अगर आप थोड़ा सा अपने टाइम को डिवाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए और किस तरीके से उसको पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और इजिली आप 100% अपनी प्रिपरेशन एग्जाम से पहले करके सेलेक्ट भी हो जाने वाले। अब मेरा जो अगला सवाल है ये है प्रमोद सर से। प्रमोद सर, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर ज्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं और वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वेटेज को लेकर। तो ज्यादातर बच्चे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्लासेस में सुनने को आता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बच्चे ये जानना चाहेंगे कि भाई आते हैं तो कितने % आते हैं या आते हैं या नहीं भी आते। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, इस सवाल पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या वेटेज है एसएससी CHSL एग्जाम पे? क्वेश्चन तो आपने बहुत जबरदस्त पूछा है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा वेटेज होने वाला है। क्यों? जो एसएससी है वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो प्रीवियस पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पैटर्न पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको बहुत ज्यादा देखना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने ही है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगा के जाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जा रहे हो तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, सेम रिजल्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो आधा मिनट या 1 मिनट खर्च होने वाला था वो पूरा बच जाएगा, और आपके पास जो टफ क्वेश्चन होंगे, जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, आप उस टाइम को वहां पर मैनेज कर लोगे। तो कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करता है, आपको समय बचाता है आपका, एज वेल एज आपके मार्क्स को भी इनहेंस करता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाओ। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रमोद सर, नो डाउट प्रीवियस ईयर का तो वेटेज है, और जिस तरीके से आपने बच्चों को बताया कि एक माइंडसेट हो जाता है तो बच्चे का टाइम बच जाता है, ये बहुत प्लस पॉइंट है बच्चों। इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाना है ताकि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को आप एक्सपीरियंस कर सकें और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद केवल एक अच्छे प्लेयर की तरह ही आप बैटिंग करें वहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों की तरफ से है और ये वाकई बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन पर बेस्ड है। प्रोक्रेस्टिनेशन आज के टाइम की ज़्यादातर यूथ की, ज़्यादातर स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को आज टाल मटोल करना, कि आज के काम को कल कर लेंगे, सुबह उठ के पढ़ना है, रात को सोच के हमने सोए थे, हाँ अलार्म भी लगाया था, लेकिन जब मॉर्निंग होते अलार्म बजता है तो उसको स्नूज करने की एक गंदी सी आदत बच्चों को लगी है। स्नूज कर दिए कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, उसके बाद उठ के पढ़ेंगे, और वही 10 मिनट उनके 2 से 3 घंटे को लेके चला जाता है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है टाइम को लेकर, पढ़ाई आज नहीं कल कर लेंगे, कोई दूसरा काम आ गया जो पढ़ाई से कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम पढ़ाई को टाल देते हैं और उस काम को पहले करते हैं। ये चीज से कैसे बचा जाए, टाल मटोल वाली आदत कैसे खत्म की जाए? शिल्पी मैम।
जनरल लैंग्वेज में जैसे आपने कहा कि जो टाल मटोल है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे पहले बच्चा आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, एक टारगेट सेट कीजिए कि हाँ हमें आज हमें 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और जो टारगेट जो एम आपने सेट किया है उसको उस पर रिजिड रहिए, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर मान लीजिए आपने मैथ या जीएस, आप ऐसा कुछ शेड्यूल बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ना है, शाम को आपको मैथ पढ़ना है। तो जो भी आपने एक टारगेट सेट किया है और उसी दिन जिस दिन आपने टारगेट सेट किया है सर उसी दिन कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने एक दिन के लिए छोड़ दिया, वो काम दूसरे दिन पे आ गया, तो दूसरे दिन वाला काम भी पहले दिन वाला काम भी दोनों ऐड हो जाएगा और वो आपका जो वर्कडन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपना एक एम सेट करो और उस पर बिल्कुल रिजिड रहो। देखो खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने आप से लड़ाई करनी है। तो जो सर इनका प्लेटफॉर्म है यहाँ खुद से लड़ाई करनी है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसमें जो है आप उस पर बिल्कुल रिजिड रहिए, अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने का एक और पॉइंट है जो मैं ऐड करता हूँ मैम के ही आंसर में, वो होता है कि भाई दुनिया में आप किसी भी काम को करते हैं तो केवल 2 तरीके से ही इंसान उस काम को करता है। या तो लगन होती है उस काम को करने की, या तो डर होता है किसी चीज़ को खोने का, तब आदमी उस काम को करता है। तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है, इसका मतलब पढ़ाई के प्रति लगन नहीं लग पा रही है। तो कोई ऐसी चीज़ आप अपने साथ ऐड कर लीजिए जिससे आपको डर सा लगे कि अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं करी तो मैं बाकी बच्चों से पीछे रह जाऊंगा। अगर मैं बाकी बच्चों से पीछे रह गया तो मेरा एग्ज़ाम का पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा एग्ज़ाम का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाएगी, जिससे मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा पीटने वाले हैं। इस तरीके का कोई डर जो शुरुआत से अंत तक अगर चला तो आपको परेशानी में डाल सकता है। जब ये डर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी चीज़ों को टालेंगे नहीं, और वो चीज़ जो आपने टास्क आज का बनाया है उसको आप आज ही पूरा करेंगे, कल के टास्क को कल करेंगे और परसों के टास्क को बिना किए कभी सोने वाले भी नहीं है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से मैम ने जो आंसर किया उस चीज़ पर रिजिड रहिए। आप देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन से ज़्यादा 3 दिन की प्रैक्टिस आपकी रहेगी, चौथे दिन से आप कभी भी किसी चीज़ को टालने वाले बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच बच्चों को ये आंसर करने के लिए। अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, और ये आज के सेशन का लास्ट सवाल भी होगा, जो ज़्यादातर बच्चों ने पूछा है, और इसका आंसर भी मैं जानना चाहूँगा हमारे मैथ्स एक्सपर्ट शिवम सर से। शिवम सर, ये सवाल है बच्चों का कि जैसे प्रीलिम का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया, फिर बारी आती है 2 चीज़ों की कि मेंस का एग्ज़ाम देना है और प्लस स्किल टेस्ट देना है। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या मेंस का एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम ये दोनों सेम डे होते हैं या दोनों के लिए अलग अलग दिन जाना पड़ता है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए? शिवम सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए। अगर उन्होंने स्पेशली जब टियर 2 का जो सिलेबस है उसको ध्यान से नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है। और मैंने भी इसे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में देखा, ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली कैंडिडेट की तरफ से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। जब आप टियर 2 के सिलेबस को देखेंगे, उसके सारे नोट्स को देखेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो टियर 2 का एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आपका टियर 2 का एग्ज़ाम होगा उसी दिन तुरंत बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। पहले 2 घंटे 15 मिनट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस और कंप्यूटर होगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही को फिनिश करेंगे आप, उसके जस्ट बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, जो कि ओवरऑल 25 मिनट का है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और एलडीसी के लिए है। तो अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है तो आपका 25 मिनट का स्किल टेस्ट तुरंत आपके टियर 2 एग्जामिनेशन के बाद होगा, जो आपका सेक्शन 1 होगा, और सेक्शन 2 में आपका एक एग्जाम होने वाला है। अगर आपने मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो है वो केवल एलडीसी के लिए क्वालिफाई हुई है तो फिर आपको 10 मिनट का एग्जाम देना है, और अगर दोनों क्वालिफाई हुए तो 25 मिनट का एग्जाम देना है। ओवरऑल 15 मिनट जो है आपका वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और 10 मिनट्स जो है वो एलडीसी के लिए है। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक यहाँ पर बच्चों के ये सारे क्वेश्चंस जो आप बच्चों ने हमारी वीडियोस में पूछे, हमारे सारे एजुकेटर्स ने उन सारे क्वेश्चंस को, हमारी टीम ने उन सारे क्वेश्चंस पर ध्यान दिया और एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आज आपको आंसर देने के लिए यहाँ पर जुड़ी है।
मेरे प्यारे साथियों, ये सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है, बल्कि आपके और भी आगे सवाल हो सकते हैं जिसका जवाब जानने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा काम करना है, अपने सवाल को हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम उसको ऑब्जर्व करेगी और उस पर हम अगला सेशन लेकर आएंगे आपके सवालों के लिए, आपके जवाब देने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए नो डाउट CHSL की प्रिपरेशन तो शुरू हो ही चुकी है। क्लासेस में भी आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे बच्चों, बस उसी रेगुलरिटी के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ, उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ इस क्लास का पार्ट बने रहिए, रेगुलर पढ़िए, चीज़ों को क्लासेस का पार्ट बनकर कवर करते जाइए, रिवीजन करिए, फिर देखेंगे आपकी पहला इस बार का एग्जाम आपका निकलेगा जरूर। कुछ भी हो जाए, एग्जाम को क्रैक करना है, जान लगा देनी है, लेकिन इस बार एग्जाम जाने नहीं देना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर से क्लासेस में भी कवर किए जाएंगे। और कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें ये सेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उन हजारों बच्चों के लिए जिसकी ये कॉमन क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट।